हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। आई होप स्टूडेंट आप सभी लोगों का यूजीसी नेट का एग्जाम काफी अच्छा गया होगा। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो टीजीटी पीजीटी के साथ साथ यूजीसी नेट का भी एग्जाम देते हैं। तो फाइनली आपके एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब आंसर की और उसके बाद रिजल्ट का वेट करेंगे। लेकिन अभी हम लोग टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमें लगातार क्लासेस करनी पड़ेंगी। विश्वास सीरीज के अंतर्गत हम जो टीजीटी पीजीटी की क्लासेस चला रहे हैं उसमें हम होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे और आज के सेशन में भी आपके जो एमसीक्यूज होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप बीपीएससी की या DSSP की या इवन मैं बात करूं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आप नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ मैं ये नहीं कहूंगी कि यूजीसी नेट के हिसाब से आपके क्वेश्चंस उस तरीके के होंगे, बट अगर आप नए लर्नर हैं, पहली बार यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बेसिकली अपना जो बेसिक है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, मैं कोई भी चीज झूठी नहीं बताती हूँ कि भाई मैं आपको बोल दूं कि यूजीसी नेट की लेवल के क्वेश्चन है आप इन्हीं को करते हुए चले जाए। नहीं, ये यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, बट बेसिकली आपका एक बेसिक तैयार हो जाएगा इससे, ये मैं कह सकती हूँ। तो लास्ट तक देखिएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड पीडीएफ क्विजेस वगैरह भी आपको मिले तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और अभी दिसंबर के लिए अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी क्लासेस मेरी अलग से ही चलती हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं और न्यू जो क्वेश्चन है उनको भी कराया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट है आप सभी के सामने पूछा है, बालिकाओं की किसी समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षा समस्या, बी है स्वास्थ्य समस्या, सी है आवास समस्या और डी है यौन उत्पीड़न समस्या। तो बालिकाओं की किसी समस्या का पूर्ण उन्मूलन, ठीक है, होना चाहिए। आपके ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, बताइएगा आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर है आपका यौन उत्पीड़न समस्या। ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट प्रॉब्लम जो है उसको क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहिए। और एक तरीके से मैं यहाँ पे बात करूं तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका शिक्षा समस्या भी है, ठीक है, उसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य समस्या है, और अगर मैं बात करूं आपका सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, आवास समस्या है, इनका भी समाधान किया जाना चाहिए। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है आपका यौन उत्पीड़न समस्या। तो करेक्ट आंसर होगा, हमको बेस्ट चूज करना रहता है और बेस्ट चूज करने में आपका ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता की बुद्धि है। ये किसने कहा है, जिन्सबर्ग, फ्रॉयड, स्टर्न या फिर टर्मन। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता की बुद्धि है, ये आपका किसने कहा है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, स्टर्न ने कहा है। ठीक है, तो स्टर्न के अनुसार किसी भी नवीन परिस्थिति में अपने विचारों को व्यक्त करने की एक समान क्षमता ही क्या कहलाती है, आपका बुद्धि कहलाती है, यानी इंटेलिजेंस कहलाती है। अर्थात नई जो परिस्थितियां हैं, नई जो सिचुएशन है, उनमें कैसे आप समायोजन कर सकते हो, वो सारी जो एबिलिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रथम में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ, मतलब प्रयास होगा, ठीक है, प्रयास में बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, तो समाज सुधारक का नाम आपको बताना है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है हरविलास शारदा और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या होगा। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयासों से बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, हरविलास शारदा। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। हरविलास शारदा के प्रयत्नों के कारण सर्वप्रथम बाल विवाह निरोध अधिनियम 19 जो आपका 29 है वो पारित हुआ।
तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ था कि शादी करने के योग्य जो वयस्क लड़की और लड़कियां हैं, मतलब लड़का और जो लड़की है, उसकी आयु निर्धारित की गई, मतलब एज मतलब निर्धारित की गई। तो सितंबर अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो सितंबर 1929, आप मंथ भी याद रखिएगा, सितंबर 1929 में केंद्रीय विधानसभा द्वारा बाल विवाह निरोध जो कानून है वो पास कर दिया गया, जो हम शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? शारदा एक्ट, ठीक है। और ये अधिनियम जो है वो 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। तो लागू होने की भी आप डेट याद रख लीजिएगा, 1 अप्रैल 1930 को ये क्या हो गया था? लागू हुआ था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सभी के सामने पूछा गया है, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? ऑप्शंस हैं वेस्टरमार्क, बी है बोगार्ट्स, सी है मैकाइवर और डी है मर्टन, ठीक है। बताइएगा किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मैकाइवर, ठीक है। ऑप्शन जो सी है मैकाइवर। तो प्रसिद्ध जो मनोविज्ञान शास्त्री हैं मैकाइवर महोदय ने एक विवाह को विवाह का आदि स्वरूप माना है। इन्होंने माना कि एक विवाह अर्थात क्या मतलब होता है इसका, कि एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह, एक स्त्री का एक पुरुष से विवाह, है ना, यही क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है। आजकल तो कई सारे विवाह होने लगे हैं, ठीक है, एक को छोड़ा एक को पकड़ा, लेकिन ये जो है कि भाई एक स्त्री का एक पुरुष से विवाह हो रहा है, एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह हो रहा है, उन्हीं को उन्होंने सबसे अच्छा माना है, सबसे श्रेष्ठ माना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने, हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? 16, 12, 8 या फिर 5? हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, बताइएगा आप सभी स्टूडेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 8, ऑप्शन जो सी है 8। अब कौन कौन से 8, मैं उनके नाम भी लिख देती हूं। पहला आपका है ब्रह्म विवाह, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है? वो है दैव विवाह। तीसरे की मैं बात करूं तो आर्ष विवाह, ठीक है, 3 ये हो गए। चौथे की अगर मैं बात करूं तो चौथा आपका होगा प्रजापत्य विवाह, ठीक है। 5वां आपका होगा गंधर्व विवाह, जो शकुंतला और दुष्यंत का हुआ था। 6ठा है आपका असुर विवाह, और उसके बाद मैं 7वें की बात करूं तो 7वां आपका होगा राक्षस विवाह, और 8वें की बात करूं तो आपका होगा पिशाच विवाह। तो आपको मैंने 8 विवाह के नाम बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म में व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर मृत्यु तक के कुल 16 संस्कार होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो इसमें परिग्रहण संस्कार को हम विवाह संस्कार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हिंदू धर्म में अगर बात की जाए तो विवाह संस्कार के कुछ 8 परंपरागत रूप माने गए हैं, जो मैंने अभी आपको बताए। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? अत्यधिक धन की उपलब्धता होना, पति का शिक्षित होना, सी है पत्नी का सुंदर होना, या डी है पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। तो क्वेश्चन एक बार फिर सुनिए, वैवाहिक जीवन यानी आपने शादी की है, उसकी सफलता के लिए जरूरी क्या है, आवश्यक चीज क्या है? क्या तो आपके पास बहुत सारा धन होना चाहिए, आपका जो पति है वो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, पत्नी सुंदर होनी चाहिए तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा, या फिर पति पत्नी में समुचित समायोजन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो आप सभी इसका आंसर आप खूबी जानते होंगे कि भाई इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो यही जाएगा। आपस में जब समायोजन ही नहीं होगा तो लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होंगे, है ना, क्लेश बहुत ज्यादा होगा। इसलिए आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, एडजस्टमेंट, एक विवाह का नाम भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाता है। अगर आप कुछ चीजें आप एडजस्ट करो, कुछ चीजें आपके हस्बैंड एडजस्ट करें, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत बढ़िया जाता है ना। और एक तरीके से समझदारी बहुत जरूरी होती है, हर दो मतलब विवाह में 2 लोगों का अगर साथ होता है और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं तो विवाह बहुत अच्छे से जाता है। चलिए, तो ऑप्शन जो डी है यानी पति पत्नी में समुचित समायोजन होना वो आवश्यक है। चलिए,
विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर या फिर इनमें से किसी पर नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बताइएगा, आपके ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, ठीक है, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहां अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर क्या होगा आपका बच्चों पर, ठीक है। किस पर आपका प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है, आपका बच्चों पर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे विवाह विच्छेद की स्थिति में जो पति और पत्नी हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जिसे हम डिवोर्स कहते हैं, ठीक है। और जिसमें क्या होता है कि बच्चे अकेले पड़ जाते हैं, फिर उनको ये नहीं समझ में आता है कि मतलब बच्चा किसके पास रहेगा वगैरह, बहुत सारा दिक्कत हो जाता है इसमें, है ना। तो बच्चों की देखभाल, उनकी जो परवरिश है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाती है। जब पति पत्नी अलग ही हो गए हैं, डिवोर्स हो गया है, किसी भी रीजन, बस कोई भी रीजन हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसपे सबसे ज्यादा जो गलत इफेक्ट पड़ता है वो बच्चे पर ही पड़ता है, ठीक है। उसकी परवरिश आगे जाके किस तरीके से होगी, कौन करेगा, कैसे क्या होगा, वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं इन चीजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है, सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक या फिर शारीरिक। तो गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है गृह व्यवस्था? तो गृह व्यवस्था एक क्या है, सोशल यानी सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, सोशल प्रोसेस है एक तरीके से, जिसके अंतर्गत घर और जो परिवार है उससे लेकर आपके जो रिश्तेदार है, रिलेटिव है, या जो आपकी सोसाइटी है, उनके साथ क्या करना रहता है, एक तरीके से संयोजन करना रहता है, वही आपका क्या है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, प्रत्यक्ष आय का साधन यानी जो डायरेक्ट इनकम है उसका साधन नहीं है, वेतन, व्यापार, पेंशन या फिर शिक्षा सुविधा। तो प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है, वेतन, व्यापार, पेंशन, शिक्षा सुविधा। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊं तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा शिक्षा सुविधा यानी एजुकेशन फैसिलिटी, ठीक है। तो एक व्यक्ति के प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आपका क्या आता है, आपका वेतन आता है, आपका बोनस है, पेंशन है, ठीक है, मजदूरी है, व्यापार से आय व कमीशन है, ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। लेकिन जो आपका शिक्षा सुविधा है, रहने की सुविधा है, या हम कहें स्वास्थ्य सुविधा, जल, बिजली वगैरह, ये सारी चीजें प्रत्यक्ष आय में नहीं आती हैं, ठीक है, बल्कि ये सहायक सुविधाएं हैं जिसको प्राप्त करके व्यक्ति एक अधिक मतलब एक तरीके से और प्रेरणा पूर्वक कार्य करने लगता है, एक और मोटिवेशन मिल जाता है उसको। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के सामने, जीव को, ठीक है, जीविकोपार्जन के साधन, जीविकोपार्जन है साथ में कर लीजिए, ठीक है, जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन है। तो जीविकोपार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। कौटिल्य का, हेनरी मेन का, व्यास का या फिर उपयुक्त में से किसी का नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे बात करें इसके करेक्ट आंसर की, सो राइट आंसर है हेनरी मेन का, ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है आप सभी के सामने। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन है कि रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है स्वादिष्ट भोजन देना, संतुलित भोजन देना, पोषण की कमी को दूर करना या फिर सामान्य पोषण को संतुलित करना। तो रोग की अवस्था में आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है, आपसे नहीं है पूछा गया है। सो ध्यान पूर्वक क्वेश्चन पढ़िएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा। यहाँ पे स्टूडेंट जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे, साइंस, आपका जो बाल विकास है, या हर तरीके के जो क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं उनको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको भी देखते रहिएगा, क्योंकि उस पे भी मैंने कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए हैं। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा डेट का प्रॉब्लम है कि एग्जाम का जो फिक्स डेट है वो नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन इसकी वजह से हम अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई तो हमारी कंटिन्यू चलेगी ही, एग्जाम चाहे जब हो, होना तो है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा एग्जाम होगा, बट बेसिकली जो कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो आई होप जल्दी सॉल्व हो जाए।
यहाँ पे बात करें करेक्ट आंसर की, सो स्टूडेंट आपका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा बताइएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, यानी स्वादिष्ट भोजन देना। ठीक है, तो स्वादिष्ट भोजन देना ये आहार व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नहीं है रोग की अवस्था में। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, रोग की अवस्था में। तो आहार व्यवस्था के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनमें आपका जैसे संतुलित भोजन देना, पोषण की कमी को दूर करना, समान पोषण को संतुलित करना, ठीक है, निर्मल शारीरिक क्रियाओं में सामंजस्य बनाना, बीमारियों से बचाव, ये सारी चीजें सम्मिलित हैं। जबकि अगर हम बात करें तो रोगी की जो आहार व्यवस्था में भोजन की गुणवत्ता है, रोग की गंभीरता है, रोगी के पोषण स्तर का ध्यान रखा जाता है, तो ये भोजन को स्वादिष्ट होना इसका आवश्यक नहीं समझा जाता है। भाई ये जरूरी नहीं कि भाई एक रोगी को आप आहार दे रहे हैं तो उसको स्वादिष्ट ही होना चाहिए, है ना। बाकी जो अदर ऑप्शंस हैं वो सही हैं, हमसे नहीं सही पूछा गया था, सो आपका ऑप्शन ए होगा। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर जो 12 पूछा गया है वो है कि कब प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है, पीलिया में, कुपोषण में, हेपेटाइटिस में या फिर वायरस में, बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कब प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर अगर हम बात करें तो आपका जो पीलिया है, ठीक है, पीलिया के साथ साथ मैं बात करूं तो आपका हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस के साथ साथ आपका वायरस फीवर, तो ये जो है ये आपके ए, सी और डी आपके करेक्ट आंसर होंगे। ए, सी एंड आपका डी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें प्रोटीन युक्त आहार ना के बराबर लेने की सलाह दी जाती है, बहुत ज्यादा इसमें जो प्रोटीन युक्त आहार है उसकी आवश्यकता नहीं होती। जबकि अगर हम कुपोषण की बात करते हैं तो कुपोषण मतलब क्या है कि शरीर के लिए जो आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक अगर नहीं मिल पाता है तो कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। या हम इसको दूसरे वे में समझ सकते हैं कि अगर क्या कहते हैं पोषक तत्वों की आवश्यकता से अधिक मात्रा या आवश्यकता से कम मात्रा, दोनों ही स्थिति में हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो कुपोषण के कारण क्या होता है, या बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाती है, यानी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। और अगर रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आ गई तो कई सारी बीमारियां आपको घेर सकती हैं, है ना। तो कुपोषण से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको प्रोटीन युक्त संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है। जबकि आपका पीलिया है, हेपेटाइटिस है और वायरस है, इसमें आपका जो प्रोटीन युक्त आहार ना के बराबर लेने की सलाह दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको इसके आहार की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि आपको पोषण से जानते हैं क्वाशियोरकर है, मेरास्मस नामक रोग हो जाते हैं जिसमें आपके बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ता है और महिलाओं पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर वो मैंने आपको बता दिया है, ए, सी और डी। चल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ज्वर किस रोग में नहीं होता है, क्षय रोग, जुकाम, टाइफाइड या फिर पोलियो। तो ज्वर किस रोग में नहीं होता है, क्षय रोग, जुकाम, टाइफाइड या फिर पोलियो, बताइएगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा बताइएगा, जल्दी से राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन डी पोलियो, ठीक है, ऑप्शन डी पोलियो होगा। तो जो आपका क्षय रोग है वो बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाला रोग है, जिसके प्रमुख लक्षण आपके खांसी, वजन कम होना, रात को पसीना और बुखार आना। वहीं अगर हम जुकाम की बात करें तो जुकाम क्या है, ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से फैलने वाला एक संक्रमण होता है, जिसका लक्षण क्या है कि हम गले में खराश होती है, नाक से स्त्राव होता है मतलब पानी निकलता है, ज्वर आता है। अगर हम यहाँ टाइफाइड की बात करते हैं तो टाइफाइड बुखार का एक संक्रमण है जो दूषित पानी और भोजन से बनता है। इसके भी लक्षण है जैसे पेट या मांसपेशियों में दर्द, थकान, ठंडा लगना और ये बुखार जैसी समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। बाकी आपका जो करेक्ट आंसर है वो पोलियो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रणाली रक्तहीनता में नष्ट हो जाती है, अस्थि मज्जा, बी है हड्डियां, सी है मांसपेशियां और डी है आपका रक्त। तो प्रणाली रक्तहीनता में नष्ट हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अस्थि मज्जा, ठीक है, बोन मैरो। यहाँ पे जो आपका प्रणाली है या आप प्रणाली कह लीजिए, ठीक है,
वो रक्तहीनता की स्थिति में शरीर के अस्थिमज्जा के नष्ट होने का खतरा रहता है। यह शरीर में विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, इसको प्रणाली की जगह आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दीजिए, प्रणासी रक्तहीनता, प्रणासी रक्तहीनता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रोग है ये क्या है, विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें शरीर के द्वारा विटामिन B12 के अवशोषण में जो RBC हैं, ठीक है, उनका निर्माण बाधित होने के कारण उसमें क्या होता है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, जो कि अस्थिमज्जा को एक मजबूती प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका अस्थिमज्जा। क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी के सामने कि हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, या फिर आपका जन्म से 2 वर्ष तक। बताइए, सॉरी, गर्भावस्था से 2 वर्ष तक। बताइएगा आंसर क्या होगा। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है। तो यहां अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो जन्म से 2 वर्ष तक है, यानी फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। चलो यहाँ पे थोड़ा सा और चीजें समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो गर्भावस्था है वो गर्भधारण से जन्म तक होता है। ठीक है, एक सेकेंड, मैं सारी चीजें लिख देती हूँ ताकि आपको और चीजें क्लियर हो। यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें यहाँ गर्भावस्था की, ठीक है, तो गर्भावस्था आपका क्या होता है, गर्भ जब धारण होता है, गर्भधारण से लेकर आपका क्या होता है, जन्म तक। ठीक है, ये आपका गर्भावस्था होता है। वहीं अगर मैं बात करूं आपका नवजात अवस्था, आपका अगर नवजात अवस्था की बात की जाए तो आपका जन्म से लेकर 14 दिन तक आपका क्या होता है, नवजात अवस्था होती है। शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो शैशवावस्था आपका क्या होता है, आपका होता है 14 दिन से लगाकर 2 वर्ष तक। ठीक है, वहीं अगर हम बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था क्या होगा, 2 वर्ष से आपका 11 वर्ष तक। ठीक है, और वहीं किशोरावस्था की अगर हम बात करें यानी अडोलसेंस की बात करें तो ये आपका 11 से 21 वर्ष की आयु तक होता है। तो ये अवस्थाएं भी आपको थोड़ा सा मालूम हो गई, बाकी तो आपको पता ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है आप सभी के सामने कि वे परमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। ए है अमोनिया, साइनाइड्स आदि, बी है क्लोरीन, सी है फिटकरी और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो होगा आपका अमोनिया, साइनाइड्स आदि। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये जो अमोनिया है और जो साइनाइड है ये ऐसे अपमार्जक हैं जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। वह क्या होते हैं, एक तरीके के कार्बनिक पदार्थ हैं जिसमें साबुन की तरह मैल को साफ करने की विशेष गुण होता है, इसमें विशेष क्वालिटी होती है, वही क्या होता है, अपमार्जक कहलाते हैं। इनका अगर हम यूज देखें तो कपड़े धोने के लिए किया जाता है, जबकि अगर हम क्लोरीन और फिटकरी का यूज देखें तो जल को प्रदूषण मुक्त है उसको करने के लिए ये थोड़ा सा काम आता है। कौन सा, क्लोरीन और आपका फिटकरी। ठीक है, यानी अगर जल में प्रदूषण है तो उसको बचाने के लिए या उसको प्रदूषण से मुक्त करने के काम आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आप सभी के सामने पूछा गया है कि गर्भवती स्त्री, ठीक है, गर्भवती स्त्री की देखभाल का मुख्य उद्देश्य है, यानी प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनकी जो देखभाल है उनका मेन पर्पस है क्या है, गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान, बी है गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना, सी है गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकास और डी है उपर्युक्त सभी। इसका आंसर तो आप बखूबी दे सकते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। जितने आपके लिखे हुए हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सभी आपके करेक्ट हैं। क्योंकि देखो गर्भावस्था के दौरान जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको ज्यादा केयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके साथ साथ एक और जिंदगी भी उनसे जुड़ी हुई होती है। तो अपने साथ साथ उनको उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ज्यादा केयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ताकि जच्चा बच्चा दोनों क्या रहें, स्वस्थ रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है।
पौष्टिक भोजन की, बी है शिशु संभरण सेवा, सी है आपका स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के विविध उपाय, या फिर डी है उपयुक्त सभी। तो मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माता को जानकारी दी जाती है, यानी मदर्स को क्या क्या चीजें बताई जाती हैं, ठीक है, वो आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन ध्यान से देखें और फिर बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसके करेक्ट आंसर की, सो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपसे पूछा गया है शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर से सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, ठीक है, यानी शिशु और बालक की सही जांच के लिए सरकार की ओर से जनता के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। प्राइवेट बाल चिकित्सालय, घर पर माह में एक शिशु विशेषज्ञ को भेजना चाहिए, सी है जिला चिकित्सालय में विभाग की व्यवस्था करना चाहिए, या डी है उपयुक्त सभी। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो होगा आपका जिला चिकित्सालय में विभाग की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे शिशु या बालक की सही जांच के लिए शहर में सरकार की ओर से जनता के लिए जो मुख्य रूप से जिला चिकित्सालय में शिक्षा विभाग है उसकी अलग से समुचित और उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ में अगर मैं बात करूं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अगर उसके अलावा आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी शिशु की देखभाल की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 है आप सभी के सामने कि मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्रीय एवं प्रादेशिक, स्थानीय, सी है अंतर्राष्ट्रीय सहायता, या फिर डी है इनमें से सभी। तो मातृत्व एवं शिशु कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो ए है वो भी करेक्ट है, केंद्रीय एवं प्रादेशिक, बी स्थानीय ये भी सही है, और सी अंतर्राष्ट्रीय सहायता ये भी सही है। तो मातृ और शिशु कल्याण संबंधी जो योजनाएं हैं वो स्थानीय, प्रादेशिक, केंद्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जाती हैं, और सहायता और कल्याणकारी सुविधाएं भी ये क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो इन सभी स्तरों पर कुछ योजनाएं हैं, जैसे आपका एकीकृत बाल विकास योजना हो गया, आपका समन्वित बाल संरक्षण योजना हो गया, तो ये वाली चीजें भी इसमें क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। तो ये रहे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही लगातार सेशन देखने के लिए, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखिए मैं बार बार आपसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए नहीं पूछती, क्योंकि मुझे पता है क्लास में बीच में अगर मैं ये बोलूंगी तो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, बट लास्ट में तो मैं बोल ही सकती हूँ, है ना। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा अपना फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।